ऑफ अर्थ हमने देख लिया यस और उसके बाद हमने साइज ऑफ अर्थ भी देख लिया है कि साइज इसका ऐसा है कि ना ये जो हमारी गैसेस हैं ये कभी भाग नहीं सकती, मून वाली बात नहीं है, तो ये एटमॉस्फेयर को अट्रैक्ट करके रखता है, समझी रिद्धिमा? तो साइज करेक्ट है। अगर साइज बहुत बड़ा होता तो क्या होता? एटमॉस्फेयर हमारा थोड़ा कम होता और अट्रैक्ट होती हम लोगों के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? गेट कोलैप्स्ड। अगर मान लो साइज ज्यादा बड़ा होता तो हम बिल्कुल यहीं चिपक जाते, क्या होता? अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगी। इतना ज्यादा होता कि हम अपने मस्कुलर फोर्स से आगे भी न बढ़ पाते। समझ में आती बात की नहीं? यस तो इस तरीके से इट्स साइज इज करेक्ट टू कीप अस लिविंग बीइंग। पोजीशन से टेम्परेचर का पता चलता है, वाटर लिक्विड है, और साइज से ही करेक्ट ग्रेविटी एटमॉस्फेयर को करेक्ट करता है। तीसरा पॉइंट देखो, पहला था कि इसकी पोजीशन ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, और प्रश्न क्या होगा? व्हाई अर्थ इज अमेजिंग, व्हाई अर्थ इज अमेजिंग टू सस्टेन लाइफ। क्या सवाल होगा? टू सस्टेन लाइफ। तो दूसरी चीज होगी इट्स करेक्ट पोजीशन सो दैट इट कीप्स वाटर इन लिक्विड स्टेज। और दूसरी चीज लगी तो बता देना, दैट इज साइज ऑफ अर्थ एंड करेक्ट डेंसिटी। सिर्फ ये गैसियस प्लैनेट तो है नहीं, एंड करेक्ट डेंसिटी, सो इट अट्रैक्ट्स एटमॉस्फियर, अट्रैक्ट करता है एटमॉस्फियर, एंड वी डू नॉट कोलैप्स। मतलब क्या बात हुआ? मास का लौंदा ना बन जाए। हाँ, यानी इट इज नॉट अंडर साइज और नॉट ओवर साइज। अर्थ जो है ना तो अंडर साइज है ना ही क्या है, बोलो ओवर साइज। तो ये फायदेमंद है। मून अंडर साइज है, तभी तो एटमॉस्फेयर नहीं है उसमें, 1/4 है। सो दैट इज नाइदर इट इज अंडर साइज नॉर ओवर साइज। अच्छा, अब अगला हमारा हेडिंग है मैग्नेटिक इफेक्ट। जरा इस बात पर ध्यान दो, तो तेजस मैग्नेटिक इफेक्ट का क्या फर्क पड़ता होगा? ऑफ अर्थ, ये हमें कॉस्मिक रेज बहुत अच्छा, और साथ में सोलर फ्लेयर को। सोलर विंड। Earth inside is very hot and it has molten magma of nickel and iron. इसके अंदर निकिल है और आयरन और भी मेटल होंगे। So Earth inside, यानी मैं कोर की बात कर रहा हूँ, इनर कोर की बात कर रहा हूँ, is very hot and has molten magma। इसमें मैग्मा है जो ज्वालामुखी से निकलता है, वॉल्केनो से मैग्मा कहते हैं। ये बात तुम लोग जानते हो क्या? यस सर। वॉल्केनो से तो मोल्टन मैग्मा विच इज चार्ज्ड, जो कैसा है? चार्ज्ड है। When charged particle circulates, then it creates magnetic field। ये बात जानते हो? सोलिनॉइड देखा है ना पीछे तुमने, सोलिनॉइड में। So when charged particle spins, अब ये स्पिन करने लगेगा। क्यों स्पिन करेगा? क्योंकि अर्थ खुद ही स्पिन कर रहा है। Then it creates magnetic field। अब इससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने से क्या हुआ? नाउ अर्थ एक्ट्स एज बार मैग्नेट। बार मैग्नेट तुमने कभी देखा ऐसे? यस सर। तो इसका जो ये एंड है ये नॉर्थ होता है, और ये एंड क्या होगा? जबकि असल में ये साउथ पोल है।
और ये क्या है? ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। लेकिन उस समय जहाँ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, क्या वहां पर मैग्नेटिक साउथ पोल है? यस सर। दैट इज मैग्नेटिक साउथ पोल। तो मैंने आप लोगों को एक बार करके दिखाया भी था कि किस तरीके से वो निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये ज्योग्राफिक साउथ पोल है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। जैसे सोलिनॉइड बार मैग्नेट की तरह काम करता है ना, ऐसे कॉपर वायर, Yes. वैसे ये भी कर रहा है। अच्छा, यहाँ से फील्ड लाइंस निकलती हैं और वो कहाँ चली जाती है? साउथ में एंटर कर जाती हैं। ऐसा चारों तरफ से होता है और फिर अंदर ही अंदर ये साउथ से मूव करते हुए वापस कहाँ आ जाती है? नॉर्थ। नॉर्थ में। इस तरीके से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं। लेकिन ये हमारी रक्षा किससे करती हैं? सोलर फ्लेयर्स। सोलर विंड से या सोलर फ्लेयर से। और कॉस्मॉस बहुत आगे एक्सपेंड हो गया एटमॉस्फेयर, तो उसमें बहुत सारे ऐसे फोटॉन्स घूम रहे हैं, तो उन फोटॉन से ही हमारी रक्षा करती है। फोटॉन कैसे हमारी फोटॉन का मतलब है पैकेट ऑफ एनर्जी। जो लाइट हम पे पड़ती है ना, वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी, उसको फोटॉन कहते हैं। सर मैं कह रहा हूँ मतलब कि फोटॉन हमें कैसे हार्म करेंगे? कॉस्मिक रेस के कुछ ऐसे हैं जो ऐसे अननोन रेडिएशंस हैं, अगर वो आ जाएंगे तो वो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि स्पेस से आते हैं हाई एनर्जी हाँ। पार्टिकल्स। हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं। वो फोटॉन्स तो गामा के भी हो सकते हैं, एक्सरे, क्योंकि लाइट से तुम जो देखते हो वही लाइट नहीं है। अल्ट्रा वायलेट के भी हो सकते हैं। तो कॉस्मॉस यानी जो बहुत दूर का अंतरिक्ष, उसे कॉस्मॉस कहते हैं। उससे ऐसे रेडिएशंस आ जाएंगे, वो अननोन होंगे, उनका कोई पैटर्न नहीं होगा, वो हमारे सिग्नल से इंटरफियर करेंगे तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। हमारे मोबाइल से कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू होता है। तुम जब फ़ोन करते हो किसी को तो सैटेलाइट में जाता है वो सिग्नल, और वहाँ से फिर इनके पास जाता है। लेकिन बीच में अगर कॉस्मिक रेज आ गई तो क्या वो सब डिस्टर्ब नहीं करेंगी? ये चीज़ है। तो इसका मतलब है द मैग्नेटिक फील्ड, इट गेट्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सोलर फ्लेयर एंड कॉस्मिक रेज। सोलर विंड 12-12 मील तक इसकी विंड निकलती, फ्लेयर्स आग इतनी दूर दूर उछलती है। तो इट प्रोटेक्ट्स अस, कैसे प्रोटेक्ट करेगी? रिपेल कर देती है फ्रॉम solar winds and cosmic rays as it repel them। क्या करेगी? अच्छा, अगली हेडिंग देखो, ये तो तुमने समझ लिया सोलर विंड और कॉस्मिक रेस। यहाँ पर एक सैटेलाइट बना हुआ है पिछले पेज में। क्या तुम्हें मंगलयान के बारे में पता है? यस सर। मंगलयान किसने भेजा? इसरो। मंगलयान का क्या तुम लोग मतलब कहीं मिशन ऑन मार्स तो नहीं समझ रहे? मिशन मंगल। मिशन ऑन मार्स। भारत की तरफ से ये तीसरा हमारा देश है जिसने ऐसा किया, और भी 2 देश पहले ऐसे कर चुके हैं। सो इसरो हैज launched this Indian Mangalyaan Mars Orbitary Mission. So ISRO launched this and it was successful. First time and it was successful. जो वहाँ घूमता था उसे रोवर कहते हैं। It was the cheapest in world, लो कॉस्ट, ठीक है। और इस तरीके से एंड एक्सप्लोर्ड मैनी थिंग्स ऑन मार्स, सो इट वाज चीपेस्ट। अगले हेडिंग पर आइए, 13.4 देखो, व्हाट अलाउज लाइफ टू बी सस्टेन्ड ऑन अर्थ। तो 13.4 में है एयर, वाटर एंड सनलाइट। चौथी चीज है, अगर यहाँ पर एयर ना होती, वाटर ना होता और सनलाइट ना होता, ठीक है। सो आवर एटमॉस्फियर करेक्ट
जो है कंटेन्स करेक्ट कंपोजिशन ऑफ गैसेस। यहाँ CO2 ज़्यादा होती तो फिर मार्स के बाद वीनस आता है, तो यहाँ ग्रीन हाउस गैस इतनी ज़्यादा होती 450 में हम लोग वेपराइज हो गए होते, जल जाते। तो करेक्ट कंपोजिशन देखो कितनी थोड़ी मात्रा में CO2 है ना, 0.02% है कि नहीं, ये 0.04% आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो वो चीज़ है। सो अवर अर्थ हैज that is correct composition of gases। मेरा कहने का मतलब है रिद्धिमा 71% यह नाइट्रोजन है और 29% O2 है और बाकी 1% अदर गैसेस, जैसे 28% कर दो। अदर गैसेस में CO2 और कौन कौन सी हैं, CO2, आर्गन, यही सारी गैसेस हैं। मीथेन, वाटर वेपर, मीथेन जानते हो CH4 होता है, यस सर। हाँ। और वाटर वेपर होती है H2O का आर्गन। वेपर, ये सब है। अगर रिद्धिमा 100% O2 होती तो क्या होता? 100% O2। जो मरीज को दी जाती है ना, तो मरीज के नाक में कभी तुमने देखा कि रेस्पिरेशन दिया जाता है, कभी हाँ। हॉस्पिटल यस गए हो? सर। तो एक ने सोचा कि डॉक्टर है नहीं, और अपनी मरीज को हम जो है ना N2 बंद करके O2 दें, प्योर बढ़िया होगा, हमारा मरीज जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। उसको N2 रहता है क्या? N2 इतना देते हैं 71% 28। उसने नाइट्रोजन सिलेंडर बंद कर दिया जो उसका अटेंडेंट आया था, और O2 चालू कर दी। O2 जब बॉडी में गई तो उसने सारे ग्लूकोज को ऐसे रेस्पिरेशन कराया, डिकम्पोज किया कि उसकी बॉडी से धुआं निकलने लगा, वो काला पड़ गया और 15 मिनट में उसकी मृत्यु हो गई। अगर वो और देर तक होता तो उनके बिस्तर पर आग लग सकती। तो कितना फास्टर रेस्पिरेशन, क्या हमको फास्टर रेस्पिरेशन चाहिए क्या? क्या कोयले की तरह जलना है क्या? नो सर। हमको जो करेक्ट अमाउंट ऑफ O2 है, अगर ज़्यादा होती तो फिर बहुत हीट निकलती है हमारी बॉडी से, हाँ, तो नहीं हीट चाहिए ना? आती है। इसलिए तो तुमने ये देख लिया करेक्ट कंपोजिशन है, वाटर इन लिक्विड फॉर्म। दूसरी चीज क्या है, वाटर इन लिक्विड फॉर्म। आवर बॉडी itself contains 60% of water Water. and outside it is in liquid form। 60% of water on earth is in liquid form, is in। और मुझे बताओ कि तुमको करेक्ट सनलाइट आशीष कौन पहुंचाता है, कौन तुमको जो हार्मफुल सनरेज से रक्षा करता है? ओजोन। यस, दैट इज ओजोन लेयर की बात करो। अर्थ से 80 किलोमीटर ऊपर, कितने किलोमीटर ऊपर? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर ऊपर क्या चीज है बोलो? पहले बताओ, अर्थ से 10 किलोमीटर ऊपर क्या है? बहुत अच्छा। तब भी मतलब एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि ट्रोपोस्फियर, बहुत बड़ी बात कही है। 10 किलोमीटर ऊपर तक क्या है? ट्रोपोस्फियर। 10 किलोमीटर तक एयरक्राफ्ट चलते हैं, 1 किलोमीटर ऊपर बादल चलते हैं और ईगल्स उड़ते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। दैट इज ट्रोपोस्फियर। जो हम लोगों को क्या करता है, फूड देता है या हमको सर्वाइवल देता है। उसके ऊपर ये क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। स्फीयर। मेसोस्फियर। थर्मोस्फियर, मीजोस्फीयर। थर्मोस्फियर, हाँ। फिर एक्सोस्फियर। ठीक है, अब फिर उसके बाद और आगे आइनोस्फीयर, और फिर क्या हो जाएगा? एक्सोस्फीयर। मेरा कहने का मतलब है यहाँ ओजोन है, तो ओजोन कहाँ पर है? सर एक चीज, O3। ओजोन का मतलब वो कंपोजिशन क्या होता है? O का O से बॉन्ड और उसका O से बॉन्ड, O3 है। O3। एक से जैसे बुक में लिखा था और 3 एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हाँ, O3।
तो ये 3 एटम ऑक्सीजन के वो आपस में बॉन्डेड है, तो दैट इज ओ, जैसे O2 क्या है, 2 एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। N2 क्या होता है, 2 oxygen. 2 NN के 2 हो जाए। NN के 2 अगर ये समझो ये क्या है बताओ, N2 जुड़े हो, ये क्या है O2। अच्छा ये क्या है, ये भी तुम जानते हो कि नहीं, H2। ऐसा ही ओजोन ऐसा है, O3 सही है, इसका क्या नाम है, ओजोन। सो अर्थ हैज, ठीक है, ओजोन लेयर एट स्ट्रेटोस्फीयर विच फिल्टर अल्ट्रावायलेट रेज। कभी तुमने वेल्डिंग देखी है, जहाँ वेल्डिंग हो रही है, वेल्डिंग ज्यादा देर देख लो, तुम्हारे अंदर का ये जो पीछे का रेटिना जल जाए, फिर तुम अंधे हो जाओ, इतने ज्यादा उसमें रेटिना, वो अल्ट्रावायलेट अल्ट्रा, तो वो बहुत हार्मफुल होता है, वेल्डिंग नहीं देखनी चाहिए, इसीलिए तो वो लोग प्रोटेक्टर्स वो लगाते हैं। चश्मा। अच्छा, ऐसी ही रेज सन से भी आती है, लेकिन वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ओजोन लेयर हमको उससे प्रोटेक्ट करती है। तो क्या लिखेंगे बताइए, ये फिल्टर करती है, यहाँ से यूवी आती है, किससे आती है, सन से, अल्ट्रावायलेट, लेकिन यहाँ आने के बाद वो विजिबल बन जाती है। क्या बन जाती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, विजिबल लाइट में। तो आती यूवी है, लेकिन बन किस में जाती है। अगर ओजोन हमारी बॉडी में पड़ेगा तो क्या 5 चीजें इफेक्ट होंगी, बोलो निशान जान, तुम जानते हो, करेक्ट। जैसा कि निशांत जैन ने बताया कि इफ दैट इज प्रेग्नेंट मदर है तो उसका बच्चा म्यूटेट हो जाएगा, अपंग पैदा होगा। देख लो, वो उनको बता रहे हैं, हमको नहीं बताते, बहुत बड़ी बात है। पहली चीज समझ में आया, ओजोन अगर मान लो यूवी रेस पड़ी तो जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसमें क्या हो जाएगा, उसका डीएनए स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। म्यूटेशन का मतलब भ्रंशता आ जाएगी, डीएनए टूट फूट जाएगा, और डीएनए टूट फूट जाएगा तो क्या चीज बन पाएगी। दूसरा, स्किन कैंसर। जब 2000 लोग कहाँ पर गए थे, आर्कटिक में, और वहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, 2000 डॉक्टर सबको स्किन कैंसर हो गया। तब पता चला, ये 1980 की बात है, अरे यहाँ तो ओजोन होल हो गया, इतना ज़्यादा। ये जो फ्रिज में जो गैस है वो इसमें है, अगर मान लो इसकी नली तोड़ दी जाए तो इससे जितनी गैस निकलेगी एटमॉस्फेयर में, एक एक इसके मॉलिक्यूल से, ठीक है, जो इसकी ये मतलब फ्रीजिंग कंपाउंड है, 10 लाख ओजोन के पार्टिकल डैमेज इसके एक मॉलिक्यूल। तब तो हमारी वो ओजोन लेयर को डैमेज होती जा रही है, लेकिन किसको क्या पता, सबको तो अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, कूलिंग चाहिए। तो जब ये पुराने ऐसे ही बेचे जाते हैं, वो सोचते थोड़ी है जो मजदूर या वर्कर काम पर टक से तोड़ देते, वो चली जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, वहाँ सब क्या कर देती, बर्बाद कर देती। ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन जब हमारे ऊपर जीने का संकट आएगा तब हमें पता चलेगा कूलिंग से बेहतर तो था कि जिंदगी बचा ली। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। इसके लिए एनवायरमेंटल जो प्रोग्राम हुआ था प्रोटेक्ट करने के लिए, तो दैट इज 1986 में हुआ था कि हम 1980 में हुआ था कि हम अब से इस तरह की अमोनिया गैसेस या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी देश नहीं माने, सबको पैसा चाहिए, तो इस तरीके से क्या हुआ, वो जारी रही, और ओजोन आज भी धीरे धीरे ओजोन गैप हो रहा है। क्या हो रहा है, होल बन रहा है। तो खैर वो तो हम बाद में देखेंगे, अभी हम ये देखें कि सनलाइट, द ओजोन लेयर प्रेजेंट, नोट करो, ओजोन लेयर प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट है बताइए, प्रेजेंट स्ट्रेटोस्फीयर, सही है, 80 किलोमीटर पर है। फिल्टर्स यूवी रेज, किसको फिल्टर कर देता है, फिल्टर यूवी रेज and protects us from its harmful. दो ही बताया, उसके इफेक्ट्स और क्या होंगे? देखो हमारी बॉडी में स्किन कैंसर हो जाएगा, कॉर्निया जल जाएगा, और क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा बच्चे का। 2 मुझे और देखने पड़ेंगे, 5 है, सही है।
इतनी बात तो आपको पता चल गई। मेरा कहने का मतलब है लाइट इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी। उसको क्या कहते हैं? फोटोन। ऐसा मैंने आपको कभी बताया है? Yes, sir. अगर उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है तो वो गामा फोटोन होगा या गामा रेज। वी रेज। बहुत ज्यादा, एक भी गामा पड़ जाए इंसान में मर गया। एक्स रेज डाली जाती है आपके ऊपर कभी बोन के लिए, हाँ। मिली सेकेंड्स के लिए डाली जाती है। अगर ज्यादा हो तो गल जाए शरीर ही। समझ में आई बात कि नहीं? अब उसको रेडिएशन जोन भी कहते हैं। वहाँ सबको जाने की इजाजत नहीं होती। कभी किसी का एक्सरे लिया जाता है, होता है जो लेता है वो भी पीछे जाके लेता है। अब वो है ना, लेने वाला भी बटन जो दबाता है सामने नहीं रहता, कहीं उसके ऊपर ना पड़ जाए। और जो प्रेग्नेंट लेडी, उसका तो कभी एक्सरे होता नहीं, उसकी सोनोग्राफी होती है। सोनोग्राफी मैंने बताया था, साउंड से बच्चे को जाना सीखा जाता है। उसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड। क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड। साउंड के चैप्टर में पढ़ाया गया है क्या तुमको अल्ट्रासाउंड? कोई बात नहीं, अल्ट्रासाउंड का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। साउंड चैप्टर ही नहीं तुम्हारे, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अभी लाइट की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा बड़ी खतरनाक गामा, फिर अच्छा तुम लोग विजिबल रे जानते हो? विजिबल जो तुम देख सकते हो आंखों से। विजिबल रे 7 तरीके की होती है। लाइट रेज होती है। कौन कौन सी होती है? वायलेट, इंडिगो, रेड, विब, ग्योर। यानी सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें किसकी होगी? वायलेट की। सबसे ज्यादा ये वेवलेंथ रेड की देखो, तुरंत ही जानते हैं। बहुत अच्छा, सब पूरा बता दिए। और इसकी विजिबिलिटी भी ज्यादा होती है रेड किसकी की। है बोलो? वेवलेंथ के बारे में अभी मत समझो। वेवलेंथ कभी पढ़ाया हमने क्या? तो नहीं पढ़ाया तो भी छोड़ दो। एनर्जी तो समझते हो। वॉयलेट कलर किसमें निकलता? वेल्डिंग में। अगर वॉयलेट से भी खतरनाक वॉयलेट है तो उसे क्या कहेंगे? अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा 10% वॉयलेट तुम देख पाते हो, 90% तुम देख ही नहीं पाते ह्यूमन। तो अल्टीरियर टू वॉयलेट। अच्छा, रात को जब तुम लैंप जलाते हो तो रेड लैंप जला के सोते हो, ब्लू नहीं जलाते हो, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है और आंखों को रिलैक्स चाहिए। और रेड से भी कम तो क्या कहेंगे? इंफीरियर टू रेड, अल्टीरियर टू वॉयलेट, और रेड से भी गई गुजरी इंफ्रारेड। इंफीरियर टू रेड तो क्या कहेंगे? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड हम लोगों के शरीर से निकल रही है। कैसे निकल रही है? इंफ्रारेड हमारे शरीर से निकल रही है। और उन सब को देखने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, शरीर को भी देखा जा सकता है। अगर सब लाइट बंद कर दी जाए तो ये इंफ्रारेड कैमरा, इससे आप क्या कर सकते हो? इससे क्या वो कि थर्मल कैमरा। थर्मल कैमरा, सब लाइट ऑफ कर दो, रात को सबको देख सकते। नाइट विजन क्या? नाइट विजन गॉगल। सही है। तो हम लोगों को, अगर तुम रबड़ का चूहा रख दो और असली चूहा, तो सांप असली चूहे को खाएगा, क्योंकि उसे दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो इंफ्रारेड को सेंस कर सकता है। बोलो बात समझ आई? बॉडी हीट को सेंस करता है। इंफ्रारेड हमसे, हमारी बॉडी से भी निकलता है, अर्थ से भी निकलता है। जब मम्मी तवे पे रोटी बनाती है तो उससे भी निकलता है। उसमें भी हीट आती है। समझ में आई? हीट हॉट ऑब्जेक्ट से ही निकलता है। इंफ्रारेड से कम एनर्जी किसकी है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव। हम लोगों की बॉडी का टेम्परेचर 37 और यहाँ का 20 डिग्री है, तो निकल ही तो रहा है। 37। That is माइक्रोवेव। उससे भी कम एनर्जी किसमें होती है? और उससे भी कम एनर्जी किसमें होती है? रेडिएशन। रेडियो वेव। रेडियो वेव। तो ये टोटल एनर्जी का सीक्वेंस है। तो सबसे ज्यादा गामा, हम यूवी की बात कर रहे हैं, आपको ज्यादा लेना देना है ही नहीं किसी से। और ये तुमको पता चल गया विब्योर का सिस्टम। बयानी हपी नाला, बैगनी आसमानी नीला हरा पीला, और ये नारंगी लाल। चाहे हिंदी में याद कर लो विब्योर, या इंग्लिश में याद कर लो बयानी हपी नाला। सही है? अच्छे सो याद है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। हमें ये बात कह दी, दैट इज ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस, ठीक है, फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सब आंसर पूछा जाएगा कहीं, तो मैं आपको 5 लिखवा दूंगा। अभी तो पूछा तो जा नहीं रहा। सर यूवी रेज में भी टाइप्स होते हैं ना? नहीं, यूवी रे में कोई टाइप नहीं। अब जरा देखो, असली चीज क्या है कि
ये 13.8 डायग्राम में मछली देखो, क्या तुम मछली देख पा रहे हो? ये क्या मिल दिखा गया रहा है? लाइफ इन वाटर बताओ। 13.8 में दैट इज लिक्विड वाटर। हाइड्रोस्फीयर Water in liquid form sustain millions of lives. aquatic life तुमको मालूम भी है, तुम इस कभी सी में एक्सप्लोर करने गए हो अंकित? ठीक है, स्विमिंग पूल में ही तैरे हो लग रहा है। स्विमिंग पूल में कितने जानवर रहते हैं? कब से अब ये देखिए कि वाटर अरे यार in liquid form sustain, ठीक है, लिक्विड फॉर्म तो होता है सस्टेन ए लार्ज नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत कुछ, सस्टेन अ लार्ज नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता, जीवों की विविधता। 95% ऑफ देम इज अनएक्सप्लोर्ड, उनमें से 95% के बारे में तो हम जानते तक नहीं हैं। 95% आर अनएक्सप्लोर्ड। जान बचाने के चक्कर में हमें अमेजोन के जंगलों में नहीं गए, यहाँ कहाँ जाएंगे? अब देखो, तो इस तरीके से इस चीज को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। इसे क्या कहा जाएगा? हाइड्रोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर। इट इज गुड सॉल्वेंट इवन फॉर अवर बॉडी। हम पानी पीते हैं तभी तो सब खाना सब हमारी एलिमेंट्री कैनाल से सब निकल जाता है, आहार नाल से। कौन क्लीन करता है हमारे पेट को, सब चीज को? पानी तो करता है। पानी और भी चीजों को धोने के लिए, कपड़ा धोने, सब कुछ करने के लिए क्या पानी की जरूरत होती है? तो वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीजन करेक्ट है, वाटर लिक्विड है और सनलाइट प्रॉपर है। क्या ये तीनों चीज इसे अमेजिंग नहीं बनाती अर्थ को? 70% जो है वो मतलब अर्थ के cover- अर्थ का जो 70% है इट इज वो वाटर से कवर्ड है। तो इसका मतलब है कि 70% ऑफ अर्थ इज वाटर। वाटर क्या करता है? सपोर्ट क्रॉप प्रोडक्शन। कैसे फसल नहीं उग सकती? ऐसा देखो नीचे लिखा हुआ है, एंड द वाटर साइकिल सस्टेन्स लाइफ ऑन। तो किस पे? टेरेन। Terrain. जहाँ हम लोग चलते फिरते इसको क्या कहते हैं? Terrain. टेरेन। सो दैट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, जल ठीक है, चक्र ब्रिंग्स रेन, इससे रेन होती है, एंड इट सपोर्ट्स लाइफ इन टेरेन। ऑन टेरेन, इसीलिए हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, कहलाते हैं। और जो पानी में रहते हैं वो एक्वेटिक, और जो जमीन पे रहते हैं टेरेस्ट्रियल। सही। अच्छा, अगली हेडिंग पे आओ। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? सॉइल। अगर मान लो गैस होती यहाँ जुपिटर की तरह, तुम चलते कैसे तेजस? मान लो पूरा गैस ही का हमारा बंडल होता, चलते कैसे? तो अंदर ही चले जाते ना। गैस में कैसे चलेंगे? गैस पे कैसे चलोगे? सेलिंग की जा सकती, चला तो नहीं जा सकता। रॉक्स, इसमें रॉक्स भी हैं, और क्या है? Soil, rock, मिनरल्स। हमारी अर्थ में अवर अर्थ कंटेन्स सॉइल। कैसा है? जबकि दूसरी जगहों पे ऐसा नहीं है, डस्ट ही डस्ट है। मून पे चलो तो ऐसा लगेगा जैसे राख पे चलो। लेकिन अवर अर्थ कंटेन्स सॉइल। सॉइल कुछ नहीं है। जब स्टोन क्या होते हैं, धीरे धीरे वेदरिंग होती है उनमें,
टूट फूट होती तो बहुत समय बाद वो किस में बदल जाते हैं? सॉइल में। सॉइल का मतलब है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। सही है। तो आवर अर्थ कंटेन्स सॉइल which supports crop production and gives us platform to walk and make our houses. जमीन ही ना होती तो घर कहाँ बनाते? So our earth contains soil. Soil is needed for crop production. और जमीन की तो लड़ाई है सारी। अरे जमीन की भी है, वो वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया कि ज्यादा जमीन मिल जाएगी। ट्रम्प मिनरल ने- की भी लड़ाई है। ट्रम्प ने किया हुआ ट्रम्प ने क्यों किया? वहाँ उसके वो नीचे ग्रीनलैंड सॉइल के चाहिए नीचे उसको। मिनरल है, मिनरल मिल जाएगा उसको, पेट्रोल मिल जाएगा, लोहा मिल जाएगा, एल्यूमिनियम मिल जाएगा, नीडेड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। एंड ये क्या होता है? गिव्स अस प्लेटफॉर्म टू लिव। गिव्स जैसे त्रिशंकु की तरह हवा में लटके रहते हैं। त्रिशंकु। शंकु, अश्वत्थामा, ये जो महाभारत के हवा में ही लटके बीच में। वो जब स्वर्ग जा रहे थे ऊपर वालों ने रोक लिया और यहाँ से भेज दिया भगवान कृष्ण ने, जाओ स्वर्ग जाओ, तो वो बीच में लटके आए। ठीक है ना, ऊपर वाले ले रहे हैं ना नीचे वाले। तो गिव्स अस क्या करते हैं? प्लेटफॉर्म टू लिव, वॉक and make houses. इवन जमीन पे लेट जाओ उसका भी एक आनंद है, बिस्तर से ज्यादा आनंद है। कभी सर्दियों में लेट के देखना, सर्दियों में लेटो में मजा आ जाता है। सर्दियों में घर में लोग ठंडी में ही तकिया जमीन में रख के सो जाते हैं, बहुत लोग, तो मजा आ जाता है। बिस्तर से ज्यादा सॉइल आपको, वही तो इसीलिए माँ कही जाती है। घर में मिट्टी नहीं, मतलब फिर भी अर्थ के कांटेक्ट में इट गिव्स अस रिलैक्सेशन। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है? रॉक्स क्या करते हैं? भाई ये तो सॉइल का आपने रोल देखा, क्या रॉक्स का भी रोल है? पढ़ के बताओ। अंडरग्राउंड वाटर को मतलब कि क्लीन करने में हेल्प करती है। ठीक है, सॉइल तक तो ठीक है। तो इसके अलावा सॉइल में भी रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है। और स्लो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स क्या करता है? ठीक है, मेक्स सॉइल। कभी तुमने ऐसा देखा कि घर की जो फ्रिज में तुम ट्रे रखते हो पानी वाली, तो उसमें पानी भरने के बाद ये बर्फ जब बनता है तो ऊपर उठ जाता हो? ऐसे देखा तुमने? यस। Correct. एयर ट्रैप हो जाती है। बहुत अच्छा, क्योंकि जो आइस है उसकी डेंसिटी कम है तो वो बढ़ती है। आइस पानी में तैरती, कभी लिम्का में डाल के आइस पी है? नो सर। तुम पिया करो ना। उसके बाद ठीक है, अब यहाँ देखो, ये जब पानी भरोगे तो बर्फ जो होगी ये थोड़ी ऊपर होगी, सही है। अच्छा, अब मान लो ये माउंटेन्स हैं, और माउंटेन्स में ये हल्के हल्के क्रैक हैं, फाइन क्रैक्स। कहीं ना कहीं तो पत्थर के बीच में तो सीपेज होगा, एक दो क्रैक्स तो होंगे। अब बारिश हुई तो क्या उनके बीच में क्रैक्स में पानी भर गया? यस सर। अच्छा, पानी भर गया तो जब ठंडा खाई तो क्या वो बर्फ बन गई? यस सर। बर्फ बन गई तो क्या वो एक्सपेंड हुई? Yes, sir. एक्सपेंड हुई तो क्या वो क्रैक कर देगी पूरे पत्थर को? यस सर। क्रैक कर देगी तो लैंडस्लाइड होगी। Yes, sir. लैंडस्लाइड होगी तो जब नीचे रोल डाउन होंगे तो वो किस में बदल जाएंगे? क्लम्प्स, बड़े बड़े ढेले। और रोल होते 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 हिमाद्रि तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, वो गंगा सागर तक जाते जाते इतने महीन बन जाएंगे कि सेडिमेंट्स बन जाएंगे। एंड दीज आर यूजफुल। इसी सेडिमेंट से तो पंजाब, हरियाणा और नर्दर्न रीजन बना हुआ है। तो तुमको पता चल गया कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स कैसे होता है? यस सर। इट इज ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ आइस। इसकी वजह से होता है एक्सपेंशन ऑफ लेकिन ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो रॉक्स स्लोली गेट क्या होता है? ब्रोकन डाउन। स्लो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। ये लाइन तुम्हारी बुक की थी अभी की, तो वही हमने लिखवा दी। स्लो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स मेक्स सॉइल। ठीक है, अब जरा देखो, दैट इज लिथोस्फीयर। ठीक है, कंटेन्स मिनरल। बहुत सारे नीचे क्या होते हैं? मिनरल। मिनरल ये भी दिखा है। देखो, सॉइल कंटेन्स
minerals in it. ठीक है, some of them are metals and some of them are non-metals. बहुत कार्बन, सल्फर, बहुत सारे हैं, Fe, कॉपर, गोल्ड। कभी तुमने यहाँ देखा मंडोर में जाके ऐसे अरावली पर्वत पर? अरावली पर्वत के बारे में सुना है पर घूमने नहीं ये गया। Yes, sir. जोधपुर के चारों तरफ कहीं भी जाओगे इन्हीं पर ये जो मेहरानगढ़ सब अरावली पर्वत ही पर तो सब बने, पूरा अरावली है। यहाँ के पर्वत को क्या कहते हैं? सबसे पुरानी मणिगढ़ पर्वत किला भी उसी श्रृंखला पे है। क्या? Yes. अब जरा देखो, मान लो ये मार्बल है, तो यहाँ पर अरावली पर्वत में अभी थोड़ी दूर जाओगे तो एक मंडोर गार्डन है। Yes, sir. मंडोर गार्डन के बगल में मकराना है। डेढ़ के मतलब घंटे के रास्ते पे क्या आएगा? मकराना। मकराना किससे दूर है? मंडोर के पास है। किसके पास है? मंडोर। मंडोर तुम समझते हो? हाँ। Yes. मंडोर की मंडोदरी थी। कौन थी? मंडोदरी। तो जब रावण यहाँ आया था मंदोदरी से शादी करने के लिए, तो उसके लिए एक चबूतरा बनाया गया था। उसको कहते हैं रावण का चबूतरा, जिसपे हर साल मिलता है। रावण के चबूतरे का नाम सुना है तुम लोग? Yes, हाँ, sir. नगरी है। तो मंदोदरी यहीं की थी, जोधपुर की। कहाँ की थी? जोधपुर की थी। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर तुमने जमीन के ऊपर से मिनरल्स निकाले तब तुम उसे क्या कहोगे, और जमीन के अंदर खोद के मिनरल निकाले तब क्या कहोगे? दो चीज पूछी गई। करेक्ट, ये बहुत अच्छा बताती हैं। इन्होंने बता दिया कि ऊपर से खोद के निकालोगे तो क्वेरीन कहेंगे, और जमीन के अंदर ये देखो सब चीज माइनिंग बोल दिया, पूरा ये हर चीज बता रही है। दैट इज क्वेरीन। क्या कहा इन्होंने? जमीन के ऊपर से, उसको कहेंगे अगर उत्खनन, और इसको कहेंगे खनन। जमीन के अंदर खोदो तो खनन, ऊपर खोदो तो उत्खनन। दैट इज माइनिंग। तो जमीन के अंदर से तुमको ये बात मालूम है कि कोल निकलता है Yes, sir. Diamonds. और एल्यूमिनियम निकलता है। एल्यूमिनियम यानी बॉक्साइट के फॉर्म में निकलता है, Sapphire. और फिर आयरन निकलता है। Fe जानते हो क्या होता है? Yes, गरम sir. आयरन। कॉपर, ये सब निकलता है। तो मेरा कहने का मतलब है यही सभी तो मिनरल हैं। सो सॉइल कंटेन्स लॉट ऑफ मिनरल्स विच वी यूज फॉर मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। बड़े बड़े पुल बनाते हो, मशीन बनाते हो, घर बनाते हो, सब जगह एल्यूमिनियम मशीन्स। तो इन सब के लिए क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने। फैक्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है कि नहीं? इवन ये कोचिंग भी पूरी बनी हुई, उसमें 10 तरीके की मेजें हैं, टेबल है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है। कोई भी फैक्ट्री बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के चल सकती है क्या? तो इस तरीके से सॉइल कंटेन्स लॉट ऑफ मिनरल्स। क्या कंटेन करती है? अबव एंड बिलो इट, which after purification are used for developing infrastructure and making a country great। होता है कि नहीं होता? देखो इसको, मिनरल्स इन इट कौन कौन सा? एग्जाम्पल कोल, आयरन। आयरन। कोल भी कह सकते हो, वो कार्बन ही है। हाँ। कोल, कॉपर, एल्यूमिनियम, और ये सब किसके लिए यूज होते हैं? Which are used to develop, क्या डेवलप करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो श्रेया, तुम फिगर 13.9 से क्या समझती हो? सब आंसर तुम ही दे रही हो, तुम्ही से पूछना पड़ेगा। बताओ। जियोडाइवर्सिटी। आशीष बताना नहीं था, अभी थोड़ी देर चुका हूँ, हिंदी को बताना। सर यहाँ पे जियो डाइवर्सिटी बताइए, जिसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के, नहीं पता। बहुत अच्छा। जैसा कि इन्होंने कहा Variety के कि landscapes। इतनी चीजें हैं कि पता नहीं लगाया जा सकता। बहुत बड़ी बात है। दैट इज वेरियस रिलीफ पैटर्न ऑन अर्थ, लाइक जैसे ये भी हो सकता है कि डेजर्ट, माउंटेन और आइलैंड, वेरियस टाइप्स ऑफ Plains। लैंडफॉर्म्स। फॉरेस्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। पता ही ना चले, कहीं प्लेट्यू है डेक्कन तो कहीं कुछ है। तो इस तरीके से वेरियस टेरेन्स कह सकते हैं। इस टेरेन्स भी कह सकते हो या रिलीफ पैटर्न भी कह सकते हो, हर चीज कह सकते हो। सो वेरियस लैंडफॉर्म, इसको कहेंगे जियो डाइवर्सिटी, भौगोलिक भिन्नता, जियो डाइवर्सिटी।
जहाँ जियो हो, तो जियो का मतलब है अर्थ, कि अर्थ। जमीन, जमीन। जियोग्राफी, भूगोल। जियोग्राफी का क्या मतलब होता है? जियो और लियो का मतलब ऐसा हम लोग, वैसे तो हम लोग कहते हैं कि दैट इज हीलियोसेंट्रिक, लेकिन कुछ लोग पूरा नाम ना लेके लियो ही बोल देते हैं। तो लियो मतलब सन। हीलियम का मतलब क्या होता है? जैसे एक होता है जियोसेंट्रिक मॉडल और दूसरा कौन सा है? हीलियोसेंट्रिक। हीलियो। तो हीलियन देवता थे सन, और जियॉन कौन थे? जमीन। अब आगे देखो, अब देखो, कहने का मतलब है वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं, या रिलीफ पैटर्न, तुम्हें जो अच्छा लगे। शिवांग किसे टेरेन कहते हैं। फाउंड ऑन अर्थ, क्रिएट वेरियस हैबिटेट्स। क्या उनकी वजह से अलग अलग हैबिटेट हैं? कहीं सांप बिच्छू मिल रहे हैं, तो कहीं कुछ और मिल रहे हैं, शेर चीता मिल रहे हैं। दैट इज क्रिएट वेरियस हैबिटेट। एंड इट्स कॉल्ड, और इसे क्या कहेंगे? जियो डाइवर्सिटी। तो क्या भारत में क्या जियो डाइवर्सिटी पाई जाती है? यस सर। इंडिया इज रिच इन, वैसे इंडिया की बात नहीं करनी चाहिए, हम लोग अर्थ की बात कर रहे हैं, फिर भी बता रहा हूं। इंडिया इज रिच इन जियो डाइवर्सिटी। इट कंटेन्स, ऐसा ही सिर्फ नहीं है कि यहाँ पे सब है, यहाँ रेड सॉइल भी है, ब्लैक सॉइल भी है, लेटराइट सॉइल भी है, लोमी सॉइल भी है, सैंडी सॉइल भी है। 17 तरीके की तो सॉइल है, मतलब हर तरीके की सॉइल है, हर तरीके की उपज है। जो भी चीज़ चाहो एक्सपोर्ट कर लो। किसी में रुई उग रही, किसी में अनाज उग रहा है, किसी में दालें उग रही हैं। यूपी पूरा फल्स के लिए, दालों के लिए दलहन, पंजाब हरियाणा गेहूं के लिए, तो बंगाल चावल के लिए, कोई धान का कटोरा तो कोई दाल का कटोरा, कोई फलों और सब्जी का। केरल हॉर्टिकल्चर और स्पाइस के लिए फेमस हो गया, हर चीज हर जगह है। कर्नाटक केले के लिए फेमस हो जा रहा है। तो यहाँ हर चीज पूरा ऐसा बना हुआ है कि ऐसा कोई मिनरल नहीं है जो अर्थ पे इंडिया में ना हो। हाँ, एक्सप्लोर नहीं किया गया था, अब किया जा रहा है। इवन अब हमारे पास राजस्थान में पेट्रोलियम, जो पेट्रोल और ये सब होते हैं ना, क्रूड ऑयल, उसके भी भंडार मिल रहे हैं। तो इंडिया इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। इट कंटेन्स डेजर्ट, अलग अलग तरीके का। जियो डाइवर्सिटी का मतलब है भौगोलिक विविधता, जमीन का अलग अलग प्रकार। कहीं तुमको अरावली पर्वत मिल जाएंगे, तो कहीं सी मिल जाएगा, ये सब तो है। आइलैंड है हमारे पास, कार निकोबार है, अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार है। तो दूसरी तरफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ग्रुप ऑफ, नाम ही है लाख द्वीपों का समूह, नहीं तो क्यों लक्षद्वीप होगा? लक्ष्य मतलब लाख होगा। ये मैंने बता दिया, अभी आपके सामने बोला। That is, it contain desert, mountains, plains, कोस्टल रीजन। और कौन सा होगा? प्लेट्यू। यस। और भी है कोई? कोस्टल रीजन। कौन सा? कोस्टल रीजन, ये भी सही है। कोस्टल रीजन एंड आइलैंड्स, फॉरेस्ट भी है एंड आइलैंड्स। ये चीज है। अब इससे हमें ज़्यादा कुछ मतलब नहीं बची है कि जियो डाइवर्सिटी, देखो बुक में दिखाया है जियो डाइवर्सिटी। क्या तुम्हें बुक में कोस्टल रीजन दिख रहा है? जहाँ ड्रेनेज सिस्टम जानते हो क्या होता है? नदियाँ जो बह रही वो ड्रेनेज सिस्टम कहाँ से निकली है? देखो उसी में चित्र में देखो, पहाड़ों से। 13.9, दैट इज पहाड़ों से निकली। तो इसमें माउंटेन भी दिखाया गया है, और इसके अलावा वैली भी दिखाई गई है, प्लेनर रीजन भी दिखाया गया, कोस्टल रीजन भी दिखाया गया, सब कुछ दिखाया। अगला देखो, अगली हेडिंग है प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो। तो
या अर्थ में जियो डाइवर्सिटी का कोई महत्व है? यस ठीक है, तुम क्यों चले जाते हो गर्मियों में माउंटेन में घूमने और कभी कभी जैसलमेर चले जाते हो? क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ डिफरेंट जियो डाइवर्सिटी आपको मेस्मराइज करती, मोहित करती है। यस सर। तो आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो जब वहाँ का सैंड ड्यून्स देखते हो जैसलमेर का। तो उस पे सैंड ड्यून्स ऊंट वहाँ पे पर। ढक 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 सवारी करते तो मजा तो आता होगा। हाँ और इसी तरीके से कभी आइलैंड लोग चले जाते हैं, आइलैंड, हाँ लक्षद्वीप चले जाएंगे, बताएंगे लोगों को अंडमान ऐसा था निकोबार वैसा था। जाएंगे। और कुछ माउंटेन चले जाते हैं, वहाँ सूरा गाय याक की सवारी जाते हैं करते सर, हैं, तो इस बार नहीं। याक की सवारी करेंगे जाके। हाँ या ठीक है, बालों सो का अगली चीज है दैट इज बड़े-बड़े प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अर्थ पर क्या तरह तरह के प्लांट्स हैं? यस यस। कभी तुम्हारा आम ना खाने का मन हो तो अमरूद खा लेते हो, अमरूद ना अच्छा लगे तो केला खा लेते हो। कि जरूरी थोड़ी कि आम ही आम मिल रहा है। इतने तरीके के फल हैं कि तुम सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि क्या खाएं और कौन सी सब्जी खरीदें। तो इंडिया में मैं ये बता रहा हूँ कि प्लांट्स इतने हैं कि हम 10 प्लांट के नाम नहीं ले सकते। हाउ एवर देयर आर रिच फ्लोरा, इतने तरीके के। अगर तुम फ्लावर बुके हाउस में चले जाओ तो देखते ही रह जाओ, इतने फ्लावर। तुम यही सोचो कि ये नकली तो नहीं है, लेकिन होगा वो असली। तुमने कभी देखा ही नहीं होगा। ऐसे ऐसे फ्लावर्स हैं जो कभी हम नहीं देखते। यूरोपियन कंट्री में भी चले जाओ, वहाँ तो एक फ्लावर अगर उग गया तो 10 दिन तक जिंदा रहता है, इतना कोल्ड क्लाइमेट है। जैसे हिमाचल प्रदेश में चले जाओ इनके यहाँ, वहाँ पे तो तो बहुत वहाँ ऐसे ही फूल उगा है तो मुरझा ही नहीं, पूरा 3 महीने तक उगा ही हुआ है। ये होता ही यही है, जो जाते हैं वो देखते हैं। हम 2 बार मनाली शिमला जा चुके हैं, तो देखते हैं कि कैसे फूल हैं। और ऐसे फूल हैं कि तोड़ लो तो कोई मना भी नहीं करता है, इतने लदे हुए तोड़ लो तोड़ लो। बाकी अब आगे देखो, वाह मेरा कहने का मतलब है नाउ इट इज, हम जब इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो स्टडी ऑफ इकोसिस्टम और नॉलेज ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड, सब जानता है, इधर तुरंत किताब पढ़ के पूरा बैठा, तुरंत इसने बताया। ठीक है, लो तुरंत अभी बताया कि इकोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ, ये बहुत तेज है। ये है वो, ठीक है, दैट इज स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। अगर मान लीजिए किसी चित्र से कोई चीज काट ली जाए तो उसको कहेंगे चित्रांश। तो ये किसी चित्र से काट ली चित्र का एक अंश, चित्र का एक छोटा सा अंश, चित्र अंश। अब ये देखो, दैट इज वी हैव सीन अर्थ हैज ट्रीज, shrubs and herbs. herbs. Earth has trees, shrubs, और क्या है? एंड हर्ब का मतलब पुदीना, नीम, पुदीना, धनिया, छोटे छोटे जमीन में पैर के आकार के, उतने ज्यादा बड़े ना, और एक यहाँ तक हो जाए तो श्रब, बहुत बड़े हो जाए तो नीम भी आता है क्या उसमें? श्रब, ट्री, सब कुछ है। इसके अलावा क्या प्लांट की तो मैंने बात कर दी, और क्या एनिमल्स हैं? इट हैज लॉट ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। अर्थ में क्या है? अर्थ हैज मिलियंस ऑफ स्पीसीज। तुम जानते नहीं होगे, हम भी नहीं जानते हैं, बट मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ, हम लोगों ने पूरा जीवन पानी पीने में बिता दिया। दैट इज फ्लोरा एंड फाउना। कितनी बात तुमको समझ में आ गई? यस सर। फ्लोरा का मतलब प्लांट्स एंड फाउना का एनिमल्स। ठीक है। अर्थ हैज इवन मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत सारे होंगे। ट्रिलियन सब भी हो अर्थ सकते हैं। कंटेन्स वेरियस माइक्रो, और उनके बारे में तो तुम पढ़ ही चुके हो, वो करते क्या हैं।
बायोजियो का साइकिल पूरा करते हैं ना। यस सर। अधिक क्या तुम इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस, संतुलन के महत्व के बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि तुम एयरफोर्स के स्कूल में हो, तो मतलब चलते हो तो क्या गिर जाते हो कि संतुलन बना रहता है? तो महत्व बताओ इसका, जो तुमने बता ही दिया। बोलो। सब गिर जाएंगे बिना। बहुत अच्छा। देखो अद्वितीय, इट इज वंस फॉर ईयर हर सबके लिए क्लियर कर दिया। जिन्होंने संतुलन का ही महत्व बता दिया। बोला अगर अर्थ जरा सा ही हिले तो सब गिर जाए। अर्थ को कोई पकड़ के हिला, बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने अगली हेडिंग के बारे में बता दिया। होते हैं वो साथ में काम करते हैं, मतलब टीम वर्क करते हैं, उसी को इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस, इकोसिस्टम। अच्छा, पिछला चैप्टर भी यही है, नेचर वर्क्स इन हार्मनी, आपस में कोऑपरेट करते हो। कभी तुमने ऐसा देखा है कि आंखों ने सांप को देखा हो और पैर कहे नहीं हम पीछे नहीं जाएंगे, हम तो यहीं खड़े रहेंगे, आंख देखती है पैर हट जाता है, कैसा कोऑर्डिनेशन है। हाथ यहाँ, आंख ने देखा वहाँ खाना है, आम रखा है, पैर चल दिए, हाथ ने उठा लिया और यहाँ तक आया तो लप से मुंह खुल गया। क्या ऐसा हो कभी? आप देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, कभी ऐसा हुआ आपके सामने कि ऐसे कढ़ी चावल ले गए मुंह क्या? हम तो नहीं खोलते, ऐसा हुआ है क्या कभी? तो हमारी पूरी बॉडी जो है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर है। अगर बॉडी कोऑर्डिनेट ना करे तो तुम 1 मिनट नहीं चल सकते। ये बात समझ आई कि नहीं? डिफरेंट ऑर्गन्स आर डिप्लॉयड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, हाउएवर दे एक्सीलेंटली कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। ऐसा होता है नहीं? हम रोज देखते हैं। उसी तरीके से नेचर वर्क्स इन हार्मनी, पिछले चैप्टर में तुमने पढ़ी लिया। किसके साथ? वर्क्स इन हार्मनी इन एनी इकोसिस्टम। इवन हमारी बॉडी, इतना सारा काम हो रहा है, लेकिन कभी तुमने सुना है कि हट ढक ढक ढुक ढुक कर रहे हैं, चल रहा है, इवन साउंड तक नहीं आता और कामली लेटे रहते, सोचने लगते हैं कि परियों का देश हो, यदि होता किन्नर नरेश में, राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सर पर मुकुट चमकता, है ना, निस्दिन नौबत बसती रहती दरवाजे पर मेरे, मतलब हम यहाँ सतरंगी मछलियाँ तैरती, मोर नाचते आंगन। हम लोग इतना साउंड चल रहा है कि सोच विचार में होते कि मैं परियों का शहजादा होता, किन्नर नरेश। मतलब ऐसा हम लोग सोचते हैं। और वही अगर यहाँ अंदर ढक ढक ढुक ढुक फिर कोई नहीं सोएगा। तो इट इज सो कूल। हमारे अंदर कुछ पता ही नहीं चल रहा, कहाँ ब्लड बह रहा है, कहाँ हार्ट चल रहा है, कहाँ डाइजेशन हो रहा है। न तुमको ब्लड बहाना पड़ता है, न सांस लेनी पड़ती। 1 घंटे से बैठे सांस अपने आप चल रही। इट इज सो स्मूथ। इसी तरीके से हमारे अंदर जो काम चल रहा है वही नेचर में भी चल रहा है। नेचर वर्क्स इन हार्मनी। बोलो, बात समझ में आ गई? न सहमत हो तो अभी बता। ठीक है। However, human intervention endangers the ecosystem and its imbalance. इसको कहते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, पर्यावरणीय संतुलन। इसको कौन खराब कर रहा है? ह्यूमन इंटरवेंशन। दैट इज, इसको कैसे? रेकलेसली कटिंग ऑफ ट्रीज। इसी तरीके से रेकलेस माइनिंग। उसने झारखंड को पूरा काला कर दिया। पेड़ काले ही है वहाँ के बच्चों के लिए। उनको पूछो ग्रीन होते हैं तो जानते ही नहीं। हाँ, वहाँ पर कुछ को तो समझ में आया? रेकलेस माइनिंग, reckless cutting of forests, reckless exploitation of crude oil and reckless burning of fossil fuel. It all damaged the complete ecosystem. वैसे नेचर अच्छे से काम करता है, लेकिन अगर ह्यूमन अपनी कुछ सुविधाएं छोड़ दे तो क्या होगा?
तो नेचर अच्छा Now, सब कुछ birds balance in रहेगा। any ecosystem और क्या करता है? Makes ecological, जैसा कि अधृत ने बताया कि हम चलते हैं तो गिरते नहीं हैं, imbalance, ecological पर्यावरणीय संतुलन। However, इकोलॉजिकल बैलेंस, reckless का क्या मतलब समझते हो? अंधाधुंध, अंधाधुंध, अंधे होकर, कुछ भी कैसे भी कर दिया जाए। reckless mining, cutting of trees, क्वायरिंग का मतलब समझते हो? यस सर पूरी अरावली खोद के रख दी। अरावली, हाँ, Wearing- उसकी भी क्राइसिस चल रही है। ऐसा हो रहा है। क्वायरिंग 10 साल पहले मैं गया था उसी जगह पे पाली, और अब जा रहा हूँ तो मुझे दुख होता है कि पूरी अरावली खोद डाली है। माइनर्स कैसे हैं? इनका पूरा गिरोह है, सरकार भी नहीं रोक पाती। और क्वायरिंग, माइनिंग भी। और इसके अलावा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जीवांश में ईंधन को जलाना। और ज़्यादातर- और ओवर जो अभी ज़्यादा बता नहीं, माइनिंग जमीन के ऊपर करो तो क्वायरिंग है, नोट नहीं कर रही हो, और जमीन के अंदर करो तो Excessive mining उसी को भी मैं होती इसीलिए है, वो भी रिपीट होता है। करवाता हूँ कि चीजें माइंड में आ जाए। बताया था कि नहीं? इसमें एक्सेसिव माइनिंग भी आएगी। बर्निंग माइनिंग ऑफ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड एक्सेसिव माइनिंग। ये क्या करता है बताओ? क्रिएट्स Creates इकोलॉजिकल ecological इम्बैलेंस, imbalance। पर्यावरणीय असंतुलन पैदा करता है। अभी तुम दिल्ली जाओ, बिल्कुल वहाँ रहना मुश्किल है, इतना ज्यादा उसका AQI बहुत ज़्यादा है, 500 से ऊपर होगा। इसीलिए तो दिल्ली जा नहीं। समझ आई बात कि नहीं? क्योंकि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है। सब जगह एसी चल रहा है, हर बस एसी लगाई है, हर कार, सड़क ही इतनी गर्म है, हर जगह तुम खड़े हो गए लगेगा इस बस की जो गर्मी है यही जला देगी। ट्रैफिक में जमे रह गए और ऑटो में बैठे हो तो सजा है, चार रूप से लगेगा कि आग आ रही है। चलो ये बात तो सब अधृत ने ये चीज पूरी करवा दी। प्रोटेक्ट क्लीन एयर, तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट कीप्स लाइफ फ्रॉम डिसअपियरिंग। अधृत इसके बारे में भी कुछ बताओ। व्हाट कीप्स, क्योंकि आप क्लियर कर देते हो। व्हाट कीप्स लाइफ फ्रॉम डिसअपियरिंग। इसका सिर्फ मतलब बता दो, बाकी तो मैं बता ही दूंगा। इस हेडिंग का मतलब बता दो आप। कैसे लाइफ खत्म होने से बच कैसे जाती है? From क्यों नहीं disappearing, जाती ये है? बहुत अच्छा बताया। That is the species pre-existing, reproduce and prevent the life from Prevent the disappearing. life बहुत बड़ी बात कह दी। disappearing। हम सब जो स्पीसीज हैं अपने बच्चों को जन्म देते हैं और इसी वजह से लाइफ कंटिन्यूज कंटिन्यू चलती है ना? रहती है। दिखा है पहले लाइन में कि नहीं? यस सर कि डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स। क्या हम लोग आम खाते हैं तो क्या गुठली भी खा जाते हैं कि फेंक देते हैं? फेंक देते तो हैं। उसी गुठली से नया आम आ जाए, है तरीका भी नहीं? तो इस तरीके से डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस एंड कीप लाइफ गोइंग ऑन। इस तरीके से इसकी वजह से क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। जो किटन बिकम्स कैट, काफ्स बिकम काउ, काऊ, ठीक है? देखो लिखा, जो किटन है वो क्या बन जाती हैं? कैट। कभी तुमने किटन को देखा है? हाँ, यस सर बिकम्स कैट। और ये मुझे बताओ पिल्ले क्या बन जाते हैं? पप्पी। कुत्ते, पप्पी बिकम्स, डॉग। क्या बनता है ठीक है? पिल्ले ही एक कास्ट है मद्रास में। अब तो उससे पिल्ले बने और चाइल्ड बिकम्स ह्यूमन, है कि नहीं? ग्रोन अप। आप बिकम्स, ये जस्ट जानकारी के लिए बताता हूँ, इसका अन्यथा मतलब ना ले। नहीं तो फिर कोई मार देगा। सही है। और बोलो चाइल्ड बिकम्स, ऐसा क्यों होता है? Grown up।
becomes human adult. कहने का मतलब है this reproduction, ability of reproduction keeps life sustaining. However, life starts from mother's womb. माँ के गर्भ में एक छोटा सा जाइगोट होता है. Plant and अब हम यहाँ से स्विच ओवर कर रहे हैं रिप्रोडक्शन. यहाँ तक तो हमने इकोसिस्टम देखा, लेकिन आखिरी लाइन पढ़ो जरा इसकी, क्या कह रहा है? That is reproduction keeps life sustaining on earth. इटली में 6 महीने से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, इसीलिए जहाँ भी तुम मैगजीन में पढ़ते हो डाइंग इटली, मृत्यु हो रही है. वहाँ माँ बाप बच्चे ही नहीं पैदा करने जा रहे, इतना महंगा है शहर, कह रहे हैं अपना ही चलाना मुश्किल है, तो बच्चे नहीं पैदा, दोनों को काम करना पड़ता है. सब जगह जन्म दर घट रही है, और वहाँ पर चांदी की तश्तरियाँ बांट रहा है रशिया की. तुम अगर बच्चे पैदा करोगे तो हर बच्चे पे आधा किलो चांदी की तश्तरी. कर ही नहीं रहे वो लोग. यूरोपियन कंट्रीज का एक कल्चर हो गया, जितने पढ़े लिखे उतने कम बच्चे. कई परिवार में, किसी परिवार में कोई बच्चा. तो लेकिन हमें कैसा बनाया है नेचर ने? दैट इज, अगर लाइफ सस्टेन करनी है तो रिप्रोडक्शन होना होगा कि नहीं होना होगा? अब जरा देखिए, मेरा कहने का मतलब है लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम सिंगल सेल चित्रांश, दैट इज कॉल्ड. बहुत स्मार्ट हो, कितनी अच्छी आपने चटकदार शर्ट पहन दो. कलर अगर अच्छा है तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं. हाँ बोलो. वही वो भी कह रही है. बस वो कह रहा था एक बार और दे दो. हलवे की उसको चाहत, उसको कुछ भी पूछो कहता हलवा दे दो. हलवे के चक्कर में हुआ है बात की नहीं. लाइफ स्टार्ट फ्रॉम, कहता एक बार और दे दो. बहुत आसानी से चीज पूछी थी. लाइफ स्टार्ट फ्रॉम जाइगोट. जाइगोट डेवलप्स एज, तुमने वो से पूछा जा रहा है. एम्ब्रियो फर्दर डेवलप्स एज. सब लोग बता दे रहे हैं, सब सोनल की हेल्प ही कर रहे हैं. और फीटस डेवलप्स एज कंप्लीट चाइल्ड. सही है, बहुत अच्छा बताया सोनल. नाउ लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से होता है? जाइगोट. जाइगोट कुछ नहीं है, बस ये 2 सेल हैं, ठीक है? मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस. तो मैंने बताया था. यस सर. जाइगोट क्या होगा? डेवलप्स एज एम्ब्रियो. किसमें बदल जाएगा? अब ये धीरे धीरे इसके 8 डिवीजन होंगे. कितने डिवीजन होंगे? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128. और जब 256 हो जाएंगे तो एम्ब्रियो कह देंगे. मेरा कहने का मतलब देखो, अभी श्रेया ने बोला ऐसा होता है 5 days. पूछो मत, बोलो हाँ. कितने दिन में एम्ब्रियो बनेगा? अच्छा, एम्ब्रियो डेवलप, सोनल ने क्या बताया था? एम्ब्रियो डेवलप्स एज फीटस. फीटस का क्या मतलब है? कि माँ के गर्भ में, अब ये जो उल्टा बच्चा है, बच्चे का सर हमेशा नीचे रहेगा, नीचे रहता है. हाँ, और ये उसका पेट है. इसमें इसका जेंडर डिसाइड है. 5 दिन बाद ये, और यहाँ से कितने दिन बाद फीटस? ये बताओ. ये सुंदर बच्चा है ना. 2 महीने बाद. सुंदर कितने महीने बाद बोलो? 2 महीने. 2 months. बच्चा. 2 months बाद फीटस, और 9 months बाद जाइगोट के. देख लो, 9 months. यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा? 5 days. कितना लगा? 5 days. और यहाँ से यहाँ आने में फीटस में 2 महीने. 2 महीने बाद पता चल जाता है कि ये लड़का होने वाला है. और अगर फीमेल है तो कुछ लोग कहते हैं फीमेल फीटस की साइड कर दो, किलिंग. फीमेल फीटिसाइड इज नॉन बेलेबल ऑफेंस. ये गैर जमानती अपराध है. जो ऐसा करता है सोनोग्राफी से पता लगाता है उस डॉक्टर की
डिग्री जब्त हो जाती है और जो करवाता है उसको 3 महीने की सजा और 50,000 जुर्माना। इसको मार देना चाहिए। समझ आए? और इसको कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या। क्या कहते हैं? फीमेल फीटिसाइड इज इलीगल। अगला देखो, इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अगली बात है फीटस डेवलप्स एज ए फुल बेबी एंड रेडी टू गेट पार्ट्यूरेटेड डिलीवर्ड। डिलीवरी उसकी बाद में हो जाएगी अमेजन के थ्रू, ई कार्ड के थ्रू हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है फीटस डेवलप्स एज, किसमें डेवलप हो जाता? नहीं, कुछ बच्चे पूछते हैं माँ से कि हमको अमेजन डिलीवर। अभी आजकल नए बच्चे आ गए, उनको मालूम ही नहीं, कहते ई कार्ड ने भेजा था कि अमेजन कि हवा से उड़ के डायरेक्ट आ गए। डेवलप्स एज दैट इज बेबी, फुल बेबी। किसमें बदल जाता है बोलो? फुल बेबी। कितने महीने में? 9 मंथ्स में। अब इसके आगे तुमको अगली क्लास में बताया जाएगा कि रिप्रोडक्शन होता है।